अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं और साबिर भाई एक दफ़ा फिर ट्रैवल कर रहे हैं और इस दफ़ा हम जा रहे हैं बरतानिया का एक शहर है ल्यूटन। वहाँ पे और मकसद वही है जिस मकसद के लिए हमने अपना मुल्क छोड़ा, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पाकिस्तान से बाहर दरबदर हैं, उसी मकसद के लिए एक दफ़ा फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले यूरोप भी गया था, जापान भी गया था, साबिर भाई ने भी मेरे साथ ट्रैवल किया, यहाँ हम आयरलैंड भी गए थे और यहाँ बरतानिया में भी हम कोशिश करते रहते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म और जबर के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के खिलाफ और सहाफ़ती आवाज़ों को बंद करने के खिलाफ जितनी हो सके हम आवाज़ उठाएं। और इसी आवाज़ उठाने के लिए आज हम एक बार फिर एक और प्रोग्राम पे जा रहे हैं। तो रास्ते में साबिर भाई ने कहा कि गपशप हो जाए, तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जनाब ने सुन लिया। हम आप आज जी जा रहे हैं लुटन में, जैसे इमरान भाई ने बताया। बुनियादी मकसद इस वक्त यही है कि पाकिस्तान में जो हमारे सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो तो बिल्कुल मीडिया बंद है और किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है और सज़ाओं पे सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। आज हम इस से इस्तिफ़ादा करते हैं जो हम इकट्ठे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कहते हैं कि बस जी अब तो ये सारे का सारा सिलसिला ख़त्म हो गया और अब तो कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं रही। अब तो जो कुछ फिस्ताई हुक्मरान चाह रहे हैं वही कुछ हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा, पहले मैं अपनी बात कर दूँ कि बिल्कुल परेशान नहीं होने की बात। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान में ये तजुर्बा किया जा चुका है, लेकिन हर बार जो है वो उसको शिकस्त हुई है। किसी को जल्दी हो गई, किसी को देर से हुई, लेकिन होनी शिकस्त ही है। और ये जो खास तौर पे आज इकट्ठे बैठे हैं, तो एक आपको बता दूं कि ये सजा जो सुनाई है, ये बहुत बड़ा एक इसके पीछे एक कहानी है। और वो कहानी है कि अमरीकी वजीर खारजा ने वो स्क्रिप्ट आउट कर दिया कतर में, दोहा में बैठ के, जिसको पाकिस्तान में छुपाया जा रहा है। और इसलिए रातों रात सोचा गया कि ये तो उसी रात ये फैसला हुआ जिस रात अमरीकी वजीर खारजा ने एक स्क्रिप्ट आउट किया। और क्योंकि गोरे जो हैं और खासतौर पे अमेरिकन कोई भी चीज हिडन नहीं रखते, वो फौरी एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, क्योंकि वो समझते हैं कि खासतौर पे मैं कहूँगा फील्ड मार्शल से, कि वो समझते हैं कि हम लोग काबिल एतबार नहीं है और हम उनसे गेम करते हैं। इसलिए उन्होंने वो वक्त आने से पहले ही सारी चीज डिस्क्लोज की। और जैसे ही उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास तो अग्री आई हुई है गजा में फौज भेजने की, तो उसी रात आनन फानन ये फैसला हुआ। रात 8 बजे फैसला किया गया कि फौरन फौरन कल सजाएं सुनाएं, वरना सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, टॉक शोज में यही एक सवाल होगा कि ये किसने फैसला किया और कहाँ फैसला हुआ। क्योंकि दफ्तर खारजा ला इल्म, वजीर आजम हाउस को पता नहीं, पार्लिमान को पता नहीं, कैबिनेट को पता नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को पता नहीं, GHQ पता नहीं, किसी को नहीं पता। और डील्स हो रही हैं और फौज भेजने की तैयारी, यहां तक के 3,500 का नंबर भी आ गया। तो इसलिए ये सारा कुछ किया गया। इमरान भाई, आप बताएं, आपके पास इस बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप जापान से भी होके आए हैं। सफर भी इसमें एक तो ना एक साइकोलॉजी की एक टर्म है जो बाकायदा किताबों में पढ़ाई जाती है, लर्न हेल्पलेसनेस। ये इसमें ये है कि इंसान कैसे अपनी जिंदगी में ये सीखता है या उसको सिखाया जाता है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस है और अब वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इसके साथ एक वर्ड का आप इजाफा कर दें, कलेक्टिव लर्न हेल्पलेसनेस। यानी जब एक कौम को ये सिखाया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, आपकी सारी एफर्ट, सारी कोशिशें ये सारी नाकाम हो जाएंगी। लोगों को पहले से ये बता दिया जाता है कि आप बेचारे हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है। तो ये एक तरीका कार है, लगातार ऐसी हरकतें और ऐसी चीजें की जाए, कभी इलेक्शन चोरी कर लिया, कभी इंतखाबी निशान छीन लिया, लेकिन यही वाला फार्मूला इस्तेमाल किया गया था। और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर जो भी तजर्बे कर रही है, ये तमाम तजर्बात
لکھے پڑھے فارمولوں کے تحت کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا میں، کیونکہ وہ فارمولے پاکستان میں اس وقت کام نہیں کر رہے، اور سامنے ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا ہے جو بالکل ڈفرینٹلی ریئیکٹ کر رہا ہے. جیسے عام ہیومن بینگ ریئیکٹ کرتے ہیں وہ ویسے کر نہیں رہا. تو یہاں پہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے، بار بار ان کی اسیسمنٹ غلط ہو جاتی ہے. الیکشن سے پہلے انہوں نے 3 سزائیں لگاتار سنائی، عمران خان کو 35-40 سال کی سزائیں سنا دی. ان کو یہ لگا کہ جب ہم یہ سزائیں سنائیں گے تو یہ ایک ہیلپ لیسنس پاکستان میں پریویل کر جائے گی، یہ سوچ آ جائے گی، لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا نکل کے ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے باوجود انہوں نے تباہی پھیر دی، انہوں نے اوپر نیچے اقدامات کیے. ابھی یہ اقدامات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی. فیصلہ دیکھیں نا، 59 صفوں کا فیصلہ جج پہلے سے تو نہیں لکھ کر رکھ سکتا. یہ جج نے وہ فیصلہ، یعنی ایسا تو نہیں تھا نا کہ ابھی کیس چل رہا ہے، ابھی تو دلائل ہونے ہیں، ایک طرف کے دلائل باقی ہیں، پہلے سے تو لکھ کے نہیں رکھ سکتا. تو اس کے بعد آیا کہاں سے؟ کیا چند منٹوں میں اس نے 59 صفوں کا فیصلہ لکھ دیا اور لکھ کر تھما دیا سب کو؟ یہ فیصلہ لکھا ہوا تھا پہلے سے، طے یہ کرنا تھا کہ اس کو کس وقت منظر عام پہ لایا جائے گا. مارکو روبیو نے ان کا پول کھول دیا. انہوں نے وہ باتیں بتا دی جو باتیں یہ کبھی بھی قوم کو نہیں بتانا چاہتے تھے. یہ قوم کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ لگتا بھی تھا، صابر بھی سیریسلی ہمیں بھی یہ لگتا تھا کہ شاید امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ فوج پاکستان کی غزہ میں بھیجو. لیکن اب یہ پتا چلا کہ یہ تو پاکستان نے خود عرضی ڈالی، خود درخواست دی ہے کہ جناب ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے، فلسطینیوں کی مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے کچلنے کے لیے، اور اسرائیلی سرحدوں کی اور اسرائیلی شہریوں کی حفاظت کے لیے ہم اپنی فوج غزہ میں بھیجنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے. رانا ثناء اللہ کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا. جی ہاں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسرائیل ہمیں اجازت نہ دے یا اسرائیل انکار کر دے. ہاں جی. یعنی پاکستان کی عرضی ہے کہ ہمیں غزہ میں جا کر فلسطینیوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے دیا جائے، ہاں جی. جبکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی عرضی پہ غور کریں گے. اب اسرائیل نے اگر اجازت دینی ہے تو مجھے صابر بھائی ایک سادی بات آپ بتائیں، اسرائیل کی اجازت ملنے کے بعد، یہ تو رانا ثناء اللہ نے کہا نا کہ اسرائیل کی اجازت ملنے کی صورت میں ہاں جی. ہم فلسطین جائیں گے، ہم جائیں گے غزہ میں، اور منہ سے اپنے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل کی اجازت ملنے کے بعد جو بھی ملک، چاہے پاکستان کو بھی آپ شامل کر لیں یا باقی ملکوں کو، جو بھی ملک اسرائیل کی اجازت ملنے کے بعد غزہ میں جائے گا، کیا وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے گا یا وہ حماس کے ساتھ لڑائی کرے گا؟ سادہ سوال یہ ہے. سر وہ تو اس کی مارکو روبیو نے ہی اپنی گفتگو میں بتا دیا کہ یہ سارے کام کس کے لیے کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک کونسل بنائی جائے گی، اور بورڈ آف کونسل کا نام پتہ نہیں کیا نام دیا ہے. تو وہ بورڈ جو ہے وہ فلسطین کے امور مملکت چلائے گا. اس کے بعد پھر ڈی ملٹرائزیشن ہوگی. یہ سارے معاملات تو وہ ہیں جو کہ پھر یہ ہے کہ گولان کی پہاڑیاں جو ہیں وہ یک طرفہ طور پہ، جیسے بھارت نے فیصلہ کیا 370 آرٹیکل ختم کر کے مقبوضہ کا سٹیٹس ختم کر دیا، اور اسی طریقے سے 1967 کی ریزولوشنز جو ہیں فلسطین کے بارے میں اس کو انڈو کر دیا، ویٹو کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو یہ سارے کا سارا جو پروجیکٹ ہے وہ تو بالکل وہ ہے، فلسطین کی ایک چھوٹی سی ایک بستی رہ جائے گی، ریاست اس کو نہیں کہیں گے. تو اس پروجیکٹ کا ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں بنفس نفیس وہ جاتے ہیں لنچ کرنے، اور لنچ کر کے خود یہ بتاتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو انہوں نے وہ ڈبہ دکھایا تھا نا مائنز اینڈ منرلز کا، آپ یہ دیکھیں کہ پوری قوم کو مائنز اینڈ منرلز کے اس ڈبے پہ لگا دیا، اور حقیقت میں یہ نکلا کہ ادھر کہنے گئے تھے کہ جناب ہماری فورسز حاضر ہیں. تو یہ کب تک ہم سیکورٹی اسٹیٹ کے نام پہ گزارا کریں گے؟ صابر بھائی چند سوالات ہیں میرے. ایک تو دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ عاصم منیر اور شہباز شریف، ان دونوں نے مجھے یہ کہا، اور یہ دونوں بڑے اچھے لوگ ہیں، ان دونوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم پہلے دن سے ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے منصوبے کے ساتھ ہیں. پھر وہ ثابت ایسے ہوا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے اوپر رشیا اور چائنا کے باہر رہنے کے باوجود انہوں نے ووٹ کر دیا. جی. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ فلسطین نے اس کی مخالفت کی. ہاں جی. یہ بار بار کہتے ہیں نا فلسطینی اتھارٹی راضی ہو گئی. یہ ایکچولی فلسطینی اتھارٹی کہتے ہیں فتح محمود عباس کو،
جو काबिल कबूल हैं कुछ हद तक आलमी ताकतों के लिए, लेकिन फलस्तीन के अंदर, या आप ये समझ लें कि गजा में और फलस्तीन में पूरा जो एरिया है, वहां पे जो आखिरी सर्वे हुआ वो अक्टूबर 2025 में हुआ, और उस रिपोर्ट के मुताबिक, जो अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मकबूल फलस्तीनियों की जो पार्टी है वो हमास है, और हमास की मकबूलियत दुगनी है बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी या बाकी तमाम ग्रुपों की निस्बत। तो एक्चुअली जो फलस्तीनी बात करते हैं वो हमास की बात है, और जो हमास बात करती है वो फलस्तीनियों की बात है। फलस्तीन के इस वक्त चाहे अस्पताल हो, चाहे फौज हो, चाहे फोर्सेज हो, चाहे पुलिसिंग हो, या कोई भी चीज, कोई भी इदारा है, वो तमाम के तमाम हमास के कंट्रोल में है। तो हमास ने और फलस्तीनियों ने इसकी मुखालफत की थी, जबकि पाकिस्तान ने इसकी हमायत की थी, और ये हुआ था 17 नवंबर को। 14 नवंबर को बाकायदा हमास ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि जंगबंदी का जहां तक मामला है, यरगमालियों की वापसी का जहां तक मामला है, वहां तक हम इत्तेफाक करते हैं और हम इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहते हैं, बड़ा खुशाइंद है, लेकिन हम हथियार नहीं फेंक सकते, क्योंकि हथियार फेंकने का मामला उन्होंने मशरूत कर दिया दो चीजों से। एक, उन्होंने कहा कि जो सियासी हल निकलेगा इस खित्ते का, और जो फलस्तीनी आजाद रियासत होगी, हम उसके आगे हथियार फेंकेंगे। जी हम दुनिया में किसी और के आगे नहीं फेंक रहे। जो फलस्तीन की आजाद खुद मुख्तार एक रियासत आएगी, हम अपने हथियार उनको सौंप देंगे, और ये उसूली उनका एक मौका है, वो कहते हैं जी हम ऐसे करेंगे। हमास का ये कहना है। अब पाकिस्तान ने उसके खिलाफ जाकर एक अलग पोजीशन ली। अब इस अलग पोजीशन में भी पाकिस्तान के ऊपर ये कंडीशन है, पाकिस्तान खुद ये कह रहा है कि अगर इसराइल ने हमें इजाजत दी, और मैं आपको आजरबाईजान का भी बता दूं, ये जो आजरबाईजान साबिर भाई आखिरी वक्त में पीछे हटा है ना, हाँ जी और आजरबाईजान ने ये कहा जी कि हम इसका हिस्सा नहीं बनते, वो पाकिस्तान की वजह से या कोई फलस्तीन की वजह से नहीं हटा, हम्म, या कोई अपनी अवाम के प्रेशर की वजह से नहीं हटा। आजरबाईजान आप भी गए, मैं भी गया हूँ। या हम जानते हैं उनकी पब्लिक को वो कितना प्रेशर अपने हुकूमत पे डाल सकती है। वो एक तरह की डिक्टेटरशिप है वहां। आजरबाईजान पीछे हटा है तुर्की की वजह से, जी क्योंकि तुर्की के बेहतरीन ताल्लुकात हैं आजरबाईजान के साथ। बिल्कुल और आप ये समझ लें कि एक तरह से तुर्की हुकूमत करता है आजरबाईजान। मैंने अगर पूरे मुल्क के अंदर कोई झंडे देखे हैं ना वहां पे, या आजरबाईजान के देखे, या मैंने तुर्की के देखे हैं, तो तुर्की की वजह से आजरबाईजान पीछे हटा। पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखने के चक्कर में इस सारे खेल के अंदर कूदा, और पाकिस्तान को ये लगता है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का कोई और रास्ता नहीं। मेरा साबर भी मुझे सिर्फ इतना बताएं, जी आपने पाकिस्तान की फौज के साथ बहुत काम किया, यानी आप बॉर्डर पे गए, आपने देखा कि ये फौज ट्रेन कैसे होती है, ये लड़ती कैसे है, इसके हथियार कैसे हैं, और इनके अंदर लोगों में जज्बा किस टाइप का है। मेरा ये सवाल है कि इसराइल तो बात आ नहीं रहा, अभी पिछले 24 घंटों में 10 फलस्तीनी शहीद किए उन्होंने। अब फर्ज करें स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे चली जाती है, एक तो ये बात बड़ी लिखी है कि इसराइल के साथ ये फोर्स नहीं लड़ेगी, जी हाँ बिल्कुल और ऐसे ये हमास के साथ इनकी लड़ाई होगी, ये बात भी पक्की है। अगर वहां फलस्तीनियों का कोई नुकसान होता है, तो हमारी फौज का जो एक मोराल है और एक जो फौज का तशख्खुस है, वो उसके साथ क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो फौज जाएगी वो हमारे फील्ड मार्शल के कंट्रोल में नहीं होगी, या हमारे किसी कोर कमांडर के कंट्रोल में नहीं होगी। हाँ ठीक है ना, वो तो फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। पहले टॉनी ब्लेयर का नाम आ रहा यस, टोनी, जो भी कमांडर वहां पे होगा वो जाहिर है वेस्ट का होगा, वेस्ट का कमांडर होगा, और वो एंड दे विल पे फॉर दिस। हाँ जी, उसकी हमने तो सिर्फ पैसे लेने हैं। और एक मैं आपको जरूर कहूंगा, आप और हमें सबको, हमें ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये ऑफर की है। पाकिस्तान ने ऑफर नहीं की। पाकिस्तान की ऑफर हम तब मानेंगे कि पाकिस्तान चाहता है कि वहां पे फौज जाए जब ये फैसला पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ हो, पार्लिमान में डिस्कस हुआ हो, कैबिनेट में डिस्कस हुआ हो, नेशनल ये इंडिविजुअल का फैसला, फील्ड मार्शल का फैसला, ठीक है, फील्ड मार्शल का फैसला है। और फील्ड मार्शल अपनी फौज एक मगरबी जनरल के सामने दे देंगे, और उन्होंने अब इस्तेमाल करना है कि उन्होंने गजा पे लगाना है इनको, उन्होंने हमास पे लगाना है, कहाँ लगाना है, ये वो होगी तो उनके कंट्रोल में होगी। ये फौज इकट्ठी तो करके दे रहे हैं, यानी देखें फील्ड मार्शल ने अभी जो ये दौरा किया इधर लीबिया का, आपको पता है यहाँ से भी फौजी लेने हैं। जी हाँ,
मलेशिया से भी इंडोनेशिया से भी फौजी लेने हैं। अच्छा, अब ये यूं कहना चाहिए कि जनरल साहब जो हैं हमारे फील्ड मार्शल, वो एम्बेसडर बने हुए हैं, स्पेशल अनवाय हैं, खसूसी एलची हैं वो इस प्रोजेक्ट के, क्योंकि उन्होंने उर्दन का विजिट किया, मिस्र का किया, अजरबैजान का किया, मलेशिया से मुलाकात, इंडोनेशिया से मुलाकात, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, ये इन सब से मुलाकातें कर अभी चुके हैं। लीबिया में अब लीबिया में है और लीबिया के साथ कुछ और मुल्क भी हैं, उसका पता नहीं है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक बात की है, वो जरा नोट कर लें, क्योंकि जब मार्को रूबियो से सिर्फ चंद घंटे पहले मार्को रूबियो की गुफ्तगू से हमारे दफ्तर खारजा से पूछा गया ताहिर अंद्राबी से कि ये कोई फौज भेज रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा मेरे पास इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि रॉयटर्स की स्टोरी है कि सदर ट्रंप के साथ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात है, तो उन्होंने कहा मेरे पास इस बारे में भी कोई खबर नहीं है। तो उसके चंद घंटे बाद मार्को रूबियो खुद बता देते हैं सारी बात। जब वो बताते हैं तो इसका मतलब है हमारा दफ्तर खारजा भी ला इल्म, उसको भी नहीं पता, यानी कि समदी मियाँ को भी नहीं पता। और समदी मियाँ डार साहब, समदी मियाँ ने समदी में से बात की होगी यकीनन कि भई आप ये कर क्या रहे हैं। फिर कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो कुछ कौमी अहदाफ के हसूल के लिए वो निकले हुए हैं और लीबिया और उसमें अमेरिका भी शामिल है। अब कुछ टिक्कर आए हैं और वो हैं आसिम मुनीर साहब के उलमा से खिताब के, और इसका मतलब है कि रियासत के अंदर एक रियासत, इदारे के अंदर एक इदारा, और इंडिविजुअल्स जो हैं वो सारा कुछ ये खिचड़ी ही पका रहे हैं और हमारी रियासत पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुकी है। नहीं, तो राणा सनाउल्लाह को आपके ख्याल में इसमें इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब ने पब्लिक में जाना है, उन्होंने जाके बाद में वोट मांगना है। लोग तो इनकी लिटरेशन कर देंगे कि जनाब आप तो हमायत कर रहे थे उस प्रोजेक्ट की जो आसिम मुनीर का था। अगर आसिम मुनीर चाहते हैं कि फौज को भेजें, देखिए हम नहीं जानते कि जब फौज गजा में जाएगी तो वहां से खबरें किस तरह की आएगी। जी, साबिर भाई, पाकिस्तान में टोटल दहशतगर्द कभी 3000 बताए जाते हैं, कभी 3500 बताए हाँ जाते जी, हैं, कभी बताए जाते हैं इससे भी कम है, मुझे भर मुट्ठी भर। अब मुझे आप ये बताएं कि पिछले 25 साल से हम इन दहशतगर्दों के साथ लड़ रहे हैं, हमारी 7 लाख की फौज है, पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो इन दहशतगर्दों की हमायती भी नहीं है। पाकिस्तान में अवाम की अक्सरियत दहशतगर्दों के खिलाफ है ना, जी हाँ, इन मुसल्लह जत्थों के खिलाफ है। तो अवाम आपके साथ, रियासत आपके साथ, 7 लाख आपकी तादाद, जदीद हथियार आपके पास, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को आप गैर मुसल्लह पाकिस्तान में नहीं कर सके। अब हमास को आप गैर मुसल्लह करेंगे जिनकी अवाम भी उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में, फिर उनकी तादाद या पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से बहुत ज्यादा, फिर वो बड़े इफेक्टिव भी हैं, फिर वहां उनकी पब्लिक के अंदर रूट्स भी हैं। दूसरा ये है कि आपके ऊपर एक बड़ा प्रेशर आपके अपने मुल्क में पड़ जाएगा, तो आप उन्हें कैसे गैर मुसल्लह करेंगे? वो आपको प्लेट में रखकर तो बंदूकें नहीं पकड़ा देंगे। सर ये एक ना मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी खतरनाक किस्म की प्रॉक्सी जंग हो जाएगी आगे जाके, बिल्कुल अफगानिस्तान की तरह की और यमन की तरह की और सूडान की तरह की। ये इस तरह की एक प्रॉक्सी जंग में तब्दील हो जाएगा सारा कुछ, और वहां पे उसके असरात जो हैं वो फिर आएंगे पाकिस्तान में भी और इस्लामी मुल्कों में भी। ये मेरा एक और हाँ, सवाल है, देखें, हाँ जी, इस लड़ाई में आपको एरियल सपोर्ट चाहिए होगी, तो क्या इसराइली फौजी हमारी सपोर्ट करने के लिए आएंगे पाकिस्तानी और मुसलमान फौजों को? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये क्या चल रहा है? हाँ, मेरी तो मेरी समझ मैं से बाहर है। देख, और अगर आपकी मुसलमान फौज वहां पे मौजूद है और इसराइल अटैक करता है दोबारा फलस्तीनियों के ऊपर और वहां पे बच्चे शहीद हो जाते हैं, सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये फिर आपको इसराइल से लड़ना होगा या नहीं? लड़ेंगे, नहीं नहीं, इसराइल से नहीं लड़ेंगे ये। तो फिर नहीं, हाँ, मेरा सवाल हाँ, ये है कि लॉजिकली फिर आपको क्या करना है? अगर इसराइल बच्चे शहीद कर रहा है जैसे वो करता है, उसको तो नहीं रोक सकते आप, वो तो अमेरिका के कहने पे नहीं रोकता। ये ऐसी दलदल में पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है, ऐसी दलदल में फंसाया जा रहा है कि जिसका खमियाजा मेरा ख्याल है कि नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। आप ये देखें, इसी वजह से जरा थोड़ा सा हम एक और वाकया जो रिपोर्ट हुआ पिछले दिनों आपने भी किया कि शहबाज शरीफ के साथ प्यूटन ने क्या किया, हाँ, ठीक है ना, उसमें भी यही चीज थी। प्यूटन और तुर्की और अजरबैजान अब वो पाकिस्तान को अपना अलाई नहीं समझ रहे, वो पाकिस्तान को या फील्ड मार्शल को या शहबाज शरीफ साहब को मुखबर समझ रहे हैं।
وہ اپنا ایک پیرالل اپنی الگ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ہم قابل قبول نہیں ہیں, کوئی اور قابل قبول نہیں ہے. فیلڈ مارشل کی تعریف کی جا رہی ہے, فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہیں, شہباز شریف پریزیڈنٹ کی تعریف کرتے ہیں, مخالفت کر رہا ہے, چائنا مخالفت کر رہا ہے. وہ ساری معاملات کو چھوڑ کے, ریجنل ایشوز کو چھوڑ کے, جو فیلڈ مارشل ہیں ہمارے وہ پہنچے ہوئے ہیں امریکہ سرکار کے پاس. نہیں تو صابر بھائی سب سے زیادہ دورے تو آذربائیجان کے کیے تھے شہباز شریف نے. ہاں جی, کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے؟ آذربائیجان نے پاکستان میں ایک پائپ لائن بچھائی ہے جی, اور یہ ایک عجیب و غریب پائپ لائن ہے جو پاکستان کے پیٹ میں بچھائی ہے انہوں نے. ہم, یعنی یہ بارڈر سے کہیں بھی کنیکٹ نہیں ہوتی, یہ جناب کوئٹہ سے اگلی طرف جاتی ہے سندھ کی طرف. اب یہ پائپ لائن کو کوئی اور پائپ لائن آگے لگ ہی نہیں رہی. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ گیس یا پیٹرول کیسے گزرے گا؟ پائپ لائن تو آپ نے بچھا دی, جی, اب اس کے اندر سے آپ نے گزارنا ہے سورس آف انرجی کو, آپ کیسے گزاریں گے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ بالکل ویسا ہی معاہدہ ہے جیسا معاہدہ آئی پی پیز کے ساتھ کیا تھا کہ آپ کی یہ پائپ لائن استعمال ہو یا نہ ہو, آپ کو جناب جو ماہانہ پیسے ہیں وہ ڈالر ریٹ کے حوالے سے اس کے حساب سے آپ کو ملتے رہیں گے. یہ ابھی کسی نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. اس پہ پاکستان میں موجود جو ہمارے صحافی کامرس رپورٹنگ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر غور کریں, اس کو اسٹڈی کریں. یہ میں نے ہنٹ دے دیا ہے, یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جو شہباز شریف صاحب لے کر آئے ہیں آذربائیجان سے, اور اس کا ابھی تک پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بالکل. تو یہ ہے جناب ہمارے آج کی گفتگو. تو کلوزنگ کرتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے, اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ شاید اسی لیے پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کیا گیا. ہاں جی, شاید اونچا بول رہے ہیں. ہاں کافی پی لیے, کافی کا ٹائم ہو گیا. کافی پی لیتے ہیں جی, کافی کا ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ لائیو ہے سر, آپ بے فکر ہو کے بولیں. کافی پی لیں, نماز پڑھ لیں. اب ہم کافی کی طرف جائیں گے, نماز کی طرف جائیں گے, لیکن جاتے جاتے کلوزنگ یہ ہے کہ شاید اسی لیے عمران بھائی 27ویں غیرانی ترمیم کی گئی اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کیا گیا اور جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ڈیمالش کیا گیا. اسی لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا گیا. اسی لیے تمام فیصلے فرد واحد کے کنٹرول میں دے دیے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایجنڈا کچھ ہمارے بیونڈ دا پرسپشن ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. صابر بھائی جتنا بڑا یہ جوا کھیل رہے ہیں نا, ہاں جی, جتنا بڑا یہ جوا کھیل رہے ہیں, سیاست دانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے. ان کی نسلوں کی سیاست تباہ ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. اور میں کہوں گا, مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ ریاست پاکستان کو چاہیے, ریاست پاکستان کو چاہیے کہ فرد واحد پہ نظر رکھے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.